नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है शादी के एक वायरल वीडियो से। आप सबने वो वीडियो देख रखा होगा जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रहा है। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का वीडियो, जिसमें दोनों ही कपल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद इनकी न्यूज आती है, हनीमून के टाइम ये दोनों मिसिंग हो जाते हैं। जहाँ ये शादी धूमधाम से डिजाइनर आउटफिट्स और शानो शौकत में होती है, इन दोनों के पीछे क्या कनेक्शन था जो आपने नहीं देखा, वो इस शादी के हंसी वाली वीडियो के पीछे छुपा हुआ एक अंधेरा सच। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार नहीं साजिश थी, जिसमें हनीमून नहीं था हत्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा सफर, जहाँ एक शादी से लेके एक मर्डर तक की दास्तां आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सब कुछ शुरू होता है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, शंकर नगर, जो कि एक बहुत ही पॉश एरिया था, जहाँ राजा रघुवंशी अपने करोड़पति परिवार के साथ रहता था। 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई था, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार था। रघुवंशी ट्रांसपोर्ट उसका बिजनेस था, जो बसेस और कार रेंट पे देते थे होटल्स को। राजा नेचर से बहुत स्वीट था, सबकी मदद करने वाला था, स्माइल करता था, सबसे कनेक्ट कर लेता था। 2007 से वो बिजनेस अकेला चला रहा था और अपने दम पे उसने ये बिजनेस को खड़ा किया था। रामनवमी के दिन उसके घर में एक ट्रेडिशन था, बच्चों की कुंडली लोकल पंडित के यहाँ रजिस्टर करवाते थे ताकि शादी के लिए एक सूटेबल मैच मिल सके। इसी बीच में 2024 में सोनम की फैमिली भी अपनी बेटी का बायोडाटा लेके आए। सोनम भी एक रिच फैमिली से थी, जिनका प्लाईवुड पे मायका लगाने का काम था। इंदौर के ही दूसरे कोने में रहती थी। सोनम का भाई रामनवमी के दिन उसकी कुंडली पंडित के पास रजिस्टर करवाता है और किस्मत देखिए, वो कुंडली मैच हो जाती है राजा के साथ। दोनों फैमिलीज मिलती हैं 1 अक्टूबर 2024 को। पहली मुलाकात में दोनों की शादी तय कर देते हैं। अब लड़का लड़की की एंगेजमेंट भी तय हो जाती है, जो कि 10 फरवरी 2025 को होती है। सोनम और राजा दोनों ही खुश दिखते हैं। सोशल मीडिया पर फोटोज और रील का दौर भी शुरू हो जाता है और आखिरकार 11 मई 2025 को एक बड़ी शादी होती है। डिजाइनर लहंगे, हेवी ज्वेलरी, बैंड बाजा के साथ दोनों की शादी होती है और एक वायरल वीडियो भी बन जाता है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि दिखावे के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ है। शादी के बाद कुछ रस्मों के लिए सोनम अपने मायके चली जाती है। वहाँ से हनीमून का प्लान बनाया जाता है, जो कि कश्मीर का था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पहलगाम में एक बड़ा टेरर अटैक होता है, जिसकी वजह से हनीमून कैंसिल कर देते हैं। फिर सोनम बोलती है कि उसे कामाख्या देवी मंदिर जाना है। बिना राजा से डिस्कस किए वो गुवाहाटी की फ्लाइट बुक कर लेती है। जब राजा को बताया तो सोनम ने कहा, अगर आप कैंसिल किया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। राजा मजाक में कह देता है, ठीक है चलेंगे, वैसे भी हिल स्टेशन का मूड है। 20 मई 2025 सुबह 9:30 बजे की फ्लाइट से दोनों गुवाहाटी चले जाते हैं। वहाँ से शिलोंग और मेघालय की तरफ निकल जाते हैं। राजा को नेचर और ट्रैकिंग से बहुत ही प्यार था, इसलिए वो एक्साइटेड था। शिलोंग पहुंचकर वो दोनों घूमते हैं। उसके लिए राजा एक स्कूटी रेंट करता है, जिसमें वो अपनी आईडी देता है। दोनों इधर उधर कैफे हॉपिंग करते हैं, सब जगह घूमते हैं, बीच बीच में अपनी माँ से भी बात करते हैं और बहुत सारी फोटोज लेते हैं। 23 मई को वो दोनों ट्रैकिंग पर जाने की सोचते हैं, जिसके लिए उन्हें अपना लगेज कहीं पे रखना था। तो वो महिमा होटल से बात करते हैं, पर महिमा होटल उस टाइम पूरा बुक था। तो उनसे वो बात करके रिक्वेस्ट करके तो वो तैयार हो जाते हैं कि आपका हम लगेज रख लेंगे। तो वो दोनों ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। बीच में उनकी माँ का कॉल आता है। माँ बोलती है, बेटा कुछ खा ले, फास्ट पर मत रहना और ध्यान से रहना। ये कॉल थोड़ा इमोशनल भी था, क्योंकि माँ को नहीं पता था कि शायद ये उनके बेटे के साथ उनकी एक आखिरी कॉल भी हो सकती है। ट्रैकिंग के बाद उसके घर वाले जब उसका कॉल ट्राई करते हैं तो फोन बंद हो जाता है। पहले तो परिवार सोचता है कि शायद नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन पे गए हैं। लेकिन जब 24 और 25 मई को भी कोई कनेक्ट नहीं हो पाता तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। सोशल मीडिया में भी उनकी आखिरी पोस्ट 23 मई को थी, जिसमें उसने अपने दोनों की फोटो लगा रखी थी और नीचे लिखा था, जन्म जन्म के साथी। अब दोनों के भाई आके यहाँ पे मेघालय में ढूंढते हैं, पर उनको कुछ नहीं मिलता। तो वो पुलिस के पास जाते हैं उनकी रिपोर्ट मिसिंग पर्सन की लिखवाने की। पुलिस अपनी रिसर्च शुरू करती है, तो पुलिस को एक लोकल पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखाई गई थी 24 मई को, जो कि एक लवारी स्कूटी की लगने की होती है। जब चेक किया गया तो पता चला ये वही स्कूटी थी जो राजा ने रेंट पे ली थी। ये एक बड़ा क्लू था, जो कि शायद किसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। सर्च ऑपरेशन में एक वाटरफॉल के पास 2 बैग भी मिलते हैं, जिसे चेक करने पे पता चलता है उसमें राजा और सोनम के कपड़े, वॉलेट, ज्वेलरी और राजा का मंगलसूत्र सब कुछ मिलता है। ये देख के परिवार का हाल खराब हो जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पे हंगामा मच जाता है। लोग कहने लगते हैं कि मेघालय कपल के लिए सेफ नहीं है। पुलिस अपने लोकल लेवल पे सर्च शुरू करती है।
तो पहला उनका था कि वो एक गाइड से बात करते हैं जो कि ये ट्रैकिंग करवाते हैं। तो गाइड बताता है कि सोनम और राजा रघुवंशी यहाँ ट्रैकिंग के लिए आए थे। तो वो उनसे पूछने भी जाता है कि आपको कोई हेल्प की जरूरत है या नहीं, पर सोनम और राजा मना कर देते हैं। वो ये भी बताता है कि इन दोनों के साथ 3 जने और भी थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। जो कि वो हिंदी में बात कर रहे थे इसलिए गाइड को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो उसकी लोकल लैंग्वेज नहीं है। चेरापूंजी अब एक ऐसी जगह है जहाँ 80% ऑफ द टाइम बारिश होती रहती है। बारिश की वजह से सर्च रुक जाती है, पर फाइनली 2 जून को वाटरफॉल के पास पुलिस को एक लाश मिलती है जिसके गले को बहुत बुरे तरीके से काटा हुआ होता है। उसकी बॉडी पे और भी निशान होते हैं मारने के। पोस्टमार्टम किया जाता है। उस बॉडी के हाथ पे एक टैटू था जिससे ये कंफर्म करा जाता है कि वो ये राजा की बॉडी है। उसका भाई ये कंफर्म करता है। अब ये केस मिसिंग का नहीं मर्डर का बन जाता है, क्योंकि अब ये मर्डर का केस था तो पुलिस के ऊपर और प्रेशर आ जाता है, और ये एक दूसरी स्टेट में जाके एक मर्डर था तो कि और प्रेशर भी होता है। तो पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाती है जहाँ इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इसमें फोन रिकॉर्ड्स चेक होते हैं। उसमें एक बहुत ही अजीब चीज सामने आती है कि एक नंबर है जो हर जगह सोनम के साथ होता है। मेघालय, चेरापूंजी, ट्रैक लोकेशन सब जगह एक्टिव था, लेकिन ये नंबर किसी और नाम से रजिस्टर्ड था और बाद में ये नंबर बिहार में और फिर इंदौर में जाके एक्टिव हुआ। पुलिस अब पूरा सीसीटीवी चेक करती है जहाँ जहाँ राजा और सोनम जाते हैं। एक बहुत ही अजीब चीज देखी जाती है कि कोई 3 लोग हैं जो उनके पास हमेशा होते हैं हर जगह पे। जब यही वीडियो गाइड को दिखाई जाती है तो वो कंफर्म करता है कि ये वही 3 लोग हैं जो ट्रैकिंग के टाइम भी उनके साथ थे। यही तीनों लोग कभी कैफे के बाहर, कभी रोड के कॉर्नर पे, कभी ट्रैकिंग के गेट पे हमेशा होते थे। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अब जो स्कूटी उनके आसपास घूम रही थी उसका नंबर चेक किया जाता है तो पता लगता है कि वो भी एक रेंटल स्कूटी है। जब उसकी आईडी चेक की जाती है कि जिस पर्सन ने आईडी दी वो कौन था, तो वो एक ऐसे पर्सन की निकलती है जो कि इंदौर का होता है। तो पुलिस ये लिंक कर लेती है कि ये वही पर्सन हो सकते हैं कि शायद इनका कुछ मर्डर में इन्वॉल्वमेंट हो। तो अब इस आईडी के खुलने के बाद 4 नाम सामने आते हैं: आकाश राजपूत, विशाल चौहान, राज कुशवा और अनंत कुर्मी। अब 7 जून को मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस से कनेक्ट करती है और उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो इंदौर पुलिस उसी टाइम रिएक्ट करती है और आकाश को पकड़ लेती है। पर 8 जून को यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पे एक लड़की आती है और उसके ऑनर को आके बोलती है कि मेरा फोन गुम हो गया है, मुझे घर फोन करना है, बहुत ही अर्जेंट है, मैं गुम हो चुकी हूँ। वो और कोई लड़की नहीं होती, वो सोनम ही होती है। वो अपने भाई को कॉल करती है जो कि मेघालय में उसे ढूंढ रहा होता है। फोन उठाती है, वो ये बोलती है, भैया मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बचाओ, मैं बहुत घबरा चुकी हूँ। तो उसका भाई ऑनर को बोलता है कि ये मेरी बहन है जो कि गुम हो चुकी है, तो आप प्लीज लोकल पुलिस को कॉल कर दो। तभी वहाँ पे लोकल पुलिस आती है और उसे वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पर तब तक वहाँ पे इंदौर में उसका सारा सच सामने आ जाता है जो कि उसके चारों दोस्त सामने ले आते हैं। राज के मर्डर के पीछे किसी और का हाथ नहीं था, उसी की वाइफ का हाथ था। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आखिर सोनम ने अपने पति को क्यों मारा, वो भी शादी के कुछ दिनों बाद ही। तो अब हम इस स्टोरी को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं ताकि आप ये स्टोरी पूरी समझ सके। राज सोनम की भाई की कंपनी में काम करता था और सोनम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भाई की कंपनी में एचआर की जॉब शुरू कर देती है। वहाँ दोनों मिलते हैं, पहले दोनों फ्रेंड्स बनते हैं, वो फ्रेंड से फिर दोनों का प्यार में चेंज हो जाता है। पर दुनिया को ये सब वो दिखाना नहीं चाहते थे, तो दुनिया के सामने सोनम राज को राखी बांधती थी। सवाल ये है कि सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की? अगर वो प्यार राज को करती थी तो उसने वहाँ शादी क्यों? वो अपने घर वालों को बता सकती थी कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ। पर क्या ये भी उसका प्लान था? तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि शायद सोनम मांगलिक थी और राजा भी मांगलिक था, इसलिए मैच कंसीडर किया गया था। सोनम मांगलिक होने के उस पे अगर वो किसी पहले पर्सन से शादी करती जो कि मांगलिक नहीं था तो उसको अपना जीवन बहुत ही कष्ट से गुजारना पड़ता, तो शायद और उसके पहले पति की मौत भी जल्दी हो सकती थी अगर उसका पति मांगलिक नहीं था। पर इस केस में राजा भी मांगलिक था तो उसका केस बहुत ही इजी हो गया था। सोनम का प्लान शादी से पहले ही शुरू हो जाता है कि वो राजा से छुटकारा पाएगी, तो इसके लिए वो उसी टाइम 2 अलग अलग प्लान बनाती है। पहला प्लान ये होता है वहाँ हनीमून पे जाएगी और वहाँ डूबने की एक्टिंग करेगी और उसके बाद सबको ये लगेगा सोनम मर गई है और वो अपनी दूसरी जिंदगी आराम से जी सकती है। पर ये प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि जो स्विमिंग एरिया होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, तो लोग उसे देख लेंगे और शायद कोई बचा भी सकता था उसे। तो वो दूसरा प्लान करती है कि वो अपनी ही तरह एक और दिखने वाली लड़की ढूंढेगी जिसे उसके बाद वो मार देगी और एक दूसरी आइडेंटिटी से अपनी लाइफ जिएगी, ये समझ के कि सोनम तो कहीं वो मर गई। दोनों प्लान के फ्लॉप होने के बाद सोनम डिसाइड करती है अगर मैं नहीं रास्ते से हट सकती तो राजा को ही रास्ते से हटा देते हैं। आपको याद होगा जब वो वापस आई थी मायके कुछ रस्में पूरी करने के लिए, पर वो कुछ नहीं करने आई थी, राजा का मर्डर प्लान करने आई थी। 16 मई को वो अपने
अपने बॉयफ्रेंड से पूरे 6 घंटे बात करती है, जिसमें वो पूरा प्लान करते हैं कि राजा को रास्ते से कैसे हटाना है। राज अपने तीनों दोस्तों से बात करता है कि ये प्लान है, मेरी हेल्प कर दो क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है। राजा उन्हें कुछ पैसे देता है और गुवाहाटी की ट्रेन टिकट करवा के देता है। उनको एक सिम भी देता है कि तुम ये यहाँ पे ऑन मत करना, वहाँ जाके ऑन करना, नहीं तो शक हो सकता है। प्लान के मुताबिक तीनों राजा और सोनम से दोस्ती का नाटक भी करते हैं और ये वही 3 लोग हैं जो ट्रैकिंग के टाइम उनके साथ दिखते हैं। ट्रैकिंग के टाइम सोनम राजा का फोन भी ले लेती है। उसे बोलती है कि तुम्हें बहुत सारे फोन आ रहे हैं और मैं इससे डिस्टर्ब हो रही हूँ, और उसे स्विच ऑफ कर देती है। पूरे हनीमून के टाइम सोनम अपनी लोकेशन इनके साथ शेयर करती रहती है ताकि इनको तीनों को अपडेट मिल सके कि ये लोग कहाँ पे हैं। हनीमून के टाइम भी वो बहुत बार ट्राई करती है खुद से कि वो राजा को खत्म कर दे। पहली बार जब वो फोटो ले रहे होते हैं तो वो कोशिश करती है कि उसे धक्का देके खाई के नीचे फेंक दिया जाए, पर वहाँ बारिश हो रही होती है और आसपास लोग होते हैं तो वो ये नहीं कर पाती है। अब आखिरी दिन आता है ट्रैकिंग का, जब वो तीनों भी साथ होते हैं, पर ट्रैक करते करते ये सारे के सारे थक जाते हैं और वो तीनों भी मना कर देते हैं कि हम अब मर्डर नहीं करेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं, और शायद क्या पता वो डर भी गए हों। पर सोनम यहाँ पे भी नहीं रुकती है। सोनम राजा का वॉलेट लेके आती है, उसमें से 15,000 तभी निकाल के उन तीनों को देती है कि मैं तुम्हें ये मनी अभी दे रही हूँ कि अभी का अभी उसका खेल खत्म करो, और साथ में ये भी बोलती है कि ये सब खत्म होने के बाद वो किसी एक जने को अपने भाई की कंपनी में नौकरी भी दिलवा देगी। ये तीनों पैसों के लालच में और नौकरी के लालच में तैयार हो जाते हैं राजा का मर्डर करने के लिए। तो वो जाते हैं, राजा को बहुत ही बेरहमी से मार के खाई के नीचे फेंक देते हैं। राज ने इन तीनों को एक बुर्खा भी दिया था, जो ये बोल के दिया था कि जब सब कुछ हो जाए तो ये बुर्खा सोनम को दे देना ताकि वो पहन के कहीं इधर उधर निकल जाए और किसी को पता ना चले। फिर ये लोग अलग अलग रास्तों में निकल जाते हैं और वो जो स्कूटी रेंट पे ले रखी होती है वो किसी कैफे के आगे पार्क करके चले जाते हैं, जहाँ पे पुलिस को वापस से वो लवारी स्कूटी पता चलती है कि मिली है। सोनम वो बुर्खा पहन के पहले बस से सिलीगुड़ी, फिर पटना, फिर लखनऊ जाती है और वहाँ से फिर ट्रेन लेके इंदौर वापस आ जाती है। इंदौर आके वहाँ एक फ्लैट में छुपी रहती है ताकि किसी को पता न चले। सोनम जब वापस इंदौर आके एक फ्लैट में रहती है, जो कि इवेंचुअली राज को भी नहीं पता था कि सोनम के पास एक फ्लैट भी है, पर उस टाइम पुलिस का दबदबा भी बहुत तेज हो जाता है, वो सबको पकड़ना शुरू कर जाती है। तो राज को लगता है कि अब उस पे भी बात आने वाली है, तो वो सोनम को कॉल करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और गाजीपुर चली जाओ। तो सोनम तुरंत 30,000 की टैक्सी बुक करती है और गाजीपुर के लिए निकल जाती है। आप सबको याद होगा गाजीपुर से एक कॉल आई थी जो सोनम अपने भाई को करती है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं बहुत घबरा के बैठी हुई हूँ। लेकिन ट्रैक होने के बाद सब पकड़ में आ जाते हैं। सोनम का पेटीएम रिकॉर्ड भी मिलता है जिसमें उसने राशन खरीदा होता है, जो कि राज ने उसे पैसे भेजे होते हैं। सब प्लान फेल हो जाता है। सोनम का फाइनल प्लान था नेपाल निकल जाना, ड्रग्स का नाटक करना, लेकिन जीपीएस, कॉल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी ने पूरा गेम बिगाड़ दिया। दोस्तों, एक प्यार की कहानी जिसमें दिखावा, धोखा और हत्या थी। सोनम प्यार में थी या ऑब्सेशन में थी, ये तो वो ही जाने। लेकिन इस कहानी ने हमें सिखाया है कभी कभी जो परफेक्ट दिखाई देता है उसके पीछे कुछ और ही होता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर शौक लगाओ तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सच था ऑपरेशन हनीमून मर्डर का। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सतर्क रहें और दिखावे के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते रहें।